नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका, प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये उद्देशिका क्या है? देखिए, कोई भी अगर अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है, तो उस एक्ट में जो जो बातें लिखी गई हैं उसका एक सार के रूप में, भूमिका के रूप में पहले ही लिख दिया जाता है। यानी उस अधिनियम का उद्देश्य क्या है लिखने का, वो उस अधिनियम की पूरी बातें लिखने के पहले ही लिख दिया जाता है। जैसे पंचायती राज अधिनियम 1947 का एक अधिनियम है, तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो उसमें जो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात लिखी गई है, उसके पहले एक भूमिका लिखी गई है। उससे ये स्पष्ट होता है कि ये अधिनियम क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक उसी तरह से जो हमारा संविधान बना, हमारे संविधान में भाग 1 अनुच्छेद 1 से जो जो बातें लिखी गई, उसके पहले संविधान का ही एक भाग के रूप में उद्देशिका को जोड़ा गया। यानी कि अगर हम उद्देशिका को पहले पढ़ लें तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन में क्या था संविधान बनाने के प्रति, किन उच्च आदर्शों को वो संविधान में स्थापित करना चाहते थे। ये पूरी बात उद्देशिका से कन्फर्म हो जाती है। तो हम पढ़ते हैं कि उद्देशिका में आखिर लिखा क्या है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में आप जानते हैं 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के ही आधार पर पूरी उद्देशिका बनी, प्रस्तावना बनी। तो इसमें लिखा गया है, इस समय वर्तमान में क्या है ये समझिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। इसके बाद संविधान की शुरुआत हो जाती है, भाग 1 अनुच्छेद 1। अब देखिए, ये जो प्रस्तावना में लिखा गया है, जब संविधान बना तो उस समय इस तरह से हूबहू नहीं था। जब संविधान बना था उस समय समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष और एकता के बाद और अखंडता, यानी और अखंडता, ये तीनों शब्द संविधान में 42वां संशोधन किया गया 1976 में। तब जाकर के ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में प्रस्तावना इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है जब से संविधान बना है आज तक। कब संशोधन हुआ? 1976 में। वो संशोधन कौन सा था? संविधान का 42वां संशोधन था। अब एक प्रश्न यहां से उठता है कि क्या जो संविधान की उद्देशिका है, यानी कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की जो एक कुंजी है, क्या हम इसमें समय के साथ परिवर्तन भी कर सकते हैं? क्योंकि एक बार परिवर्तन हो चुका है। तो इसके लिए बहुत विवाद हुआ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया 1960 में, बेरुवारी केस उसको बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की और इसको कहा कि ये जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ये संविधान का भाग नहीं है। बेशक इसके आधार पर हम न्याय कर सकते हैं, हम संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो कठिन शब्द हैं, जो समझ में नहीं आते, उनकी व्याख्या हम इसके आधार पर कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिखा है ये संविधान का भाग नहीं है। ऐसा 1960 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। लेकिन बाद में एक मामला 1973 में आया केशवानंद का, केरल राज्य से। तो केशवानंद का मामला बहुत चर्चित हुआ। उसमें सबसे बड़ी संविधान की बेंच बनी और उसने अपने पूर्ण निर्णय को पलट दिया और कहा कि नहीं, उद्देशिका संविधान का ही भाग है, संविधान से अलग ये नहीं है, संविधान का ही भाग है। और दूसरी बात, इस जैसे संविधान में संशोधन हो सकता है वैसे ही उद्देशिका में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। मूलभूत ढांचा का मतलब
कि जैसे हमारे संविधान निर्माता समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते थे, तो अगर संसद ये संशोधन करना चाहे कि नहीं अब राजतंत्र होगा, तो सुप्रीम कोर्ट शायद इसे कहेगी कि नहीं, संविधान निर्माताओं की मंशा राजतंत्र की नहीं थी, लोकतंत्र की थी, इसलिए आप राजतंत्र नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो संविधान का मूलभूत ढांचे को आप नष्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मूलभूत ढांचा का मतलब कि इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करेगा और वही बात ध्यान में रखी जाएगी कि हमारे संविधान निर्माताओं की उच्च कोटि का जो आदर्श था, जो मंशा थी, उसमें हेरफेर न होने पाए। अब देखिए हम एक एक शब्द को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसको अगर हटा दें तो जब संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें क्या लिखा गया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और फिर लोकतंत्रात्मक, यानी ये दोनों छोड़ दीजिए, उसके बाद अखंडता छोड़ दीजिए, ये था। तो इन्हें भी जोड़ा गया। तो समाजवादी क्यों जोड़ा गया, इसका अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है और अखंडता का अर्थ क्या होता है, हमें अभी इसको भी समझना है। इसके अलावा इसमें जो एक वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो शब्द लिखे गए हैं उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उनको डिफाइन कर लेते हैं, एक्चुअली में उनका मतलब क्या है। देखिए पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, संप्रभुता जिसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत एक संप्रभुता वाला देश है, यानी कि भारत का आंतरिक मामला और बाह्य मामला दोनों का निर्णय सिर्फ भारत ही करेगा, दुनिया के कोई भी देश इस पर निर्णय नहीं करेंगे। कुछ देश ऐसे होते हैं कि जिनकी विदेश नीति और दूसरे देश के लोग तय करते हैं, यानी उन पे दूसरे देशों का थोड़ा सा कंट्रोल होता है, लेकिन भारत पर किसी देश का कंट्रोल नहीं है। भारत अपने अंदर यानी अपने देश के भीतर कौन सा कानून बनाएगा, कौन सा कानून खत्म करेगा, ये पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है। इसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और अगर हस्तक्षेप करता भी है तो इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विदेश नीति भी कि भारत रूस के साथ दोस्ती करेगा कि अमेरिका के साथ करेगा कि पाकिस्तान के साथ करेगा, किसके साथ दोस्ती करेगा, किसके साथ दुश्मनी करेगा, ये पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है, किसी और देश मिल करके निर्णय नहीं कर सकते। तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश का मतलब होता है कि वह अपने आप में संप्रभु है, उसको कुछ करने के लिए किसी और शक्ति से, यानी कहने का मतलब दूसरे देश से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये होता है। एक दूसरा शब्द होता है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाजवाद जो होता है एक्चुअली उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण। जो भी देश समाजवाद के सिद्धांत को अपनाता है, वहां की प्रत्येक इकाई पर, कोई भी कंपनी हो, कोई भी पॉलिसी हो, कुछ भी हो, वहां पर सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन समाजवाद जो होता है वह 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है और एक साम्यवादी समाजवाद होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रहता, बहुत नरम नियंत्रण रहता है, यानी व्यक्तियों को भी कुछ करने की इजाजत होती है। और साम्यवादी समाजवाद में व्यक्तियों को पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है और पूरी तरह से कंट्रोल सरकार का होता है। कोई भी कंपनी हो उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की होगी ही नहीं, सब सरकारी होगी। तो भारत ने क्या किया है, नेहरू ने जिस तरह से समाजवाद को परिभाषित किया, उसने उस तरह के समाजवाद को अपनाया और मिश्रित समाजवाद को अपनाया। यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये टर्म अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ेंगे तो वहां आएगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, न ही निजी क्षेत्र की है न ही पब्लिक सेक्टर की, यानी कि न ही सरकार का पूरा नियंत्रण है न ही व्यक्तियों का पूरा नियंत्रण है, बल्कि दोनों के मध्य मिश्रित है, कुछ सरकार का भी है कुछ पब्लिक का भी है, मतलब दोनों का मिला जुला है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा परिभाषा
जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, यानी ये जवाहरलाल नेहरू के विचारों की उपज है समाजवादी व्यवस्था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द जोड़ा गया, समाजवाद की तरह सेकुलर भी जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ से निरपेक्ष होना, यानी कि तटस्थ होना। किसके प्रति? पंथ के प्रति। अब यहां पंथ का मतलब धर्म है। मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, जो भी देश पंथ निरपेक्षता को अपनाता है, सेकुलर को अपनाता है, वह देश किसी भी धर्म को अपना राजधर्म नहीं घोषित करता। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि व्यक्ति धर्मों से तटस्थ रहे, वो न किसी धर्म को अपनाए और न ही किसी धर्म का तिरस्कार करे। तो राज्य का यहां पर कोई भी धर्म नहीं होगा, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, कोई भी धर्म नहीं। वह समान धर्मों से समान दूरी बनाएगा, लेकिन किसी धर्म को राजधर्म के रूप में घोषित नहीं करेगा। लेकिन इस देश में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाने वाले देश में व्यक्तियों को आज़ादी होगी कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वह दूसरे धर्म को गाली नहीं दे सकते, उसकी निंदा नहीं कर सकते, उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। ये अपराध होता है। यानी हमें पूरी आज़ादी है कि हम किस धर्म को, किस विश्वास को मानेंगे, लेकिन हम दूसरे की निंदा नहीं करेंगे। लेकिन राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, वो सब धर्मों को समान देखेगा, यानी धर्म से तटस्थ रहेगा। देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। जैसे आज आप लोग सुनते होंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया है, इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया है। तो जो राष्ट्र या देश मुस्लिम या हिंदू या ईसाई घोषित हो गए हैं, वो पंथ निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, भारत पंथ निरपेक्ष है, इसलिए इसका कोई राजधर्म नहीं हो सकता। और अगर इसका कोई राजधर्म होता है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और फिर इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या ये मूलभूत ढांचा के सिद्धांत के खिलाफ तो नहीं है, और अगर खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है। यानी कि हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र भारत घोषित नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। एक अगला शब्द होता है गणराज्य। हमारे उद्देशिका में लिखा गया है गणराज्य, इंग्लिश में इसको रिपब्लिक बोलते हैं। गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होना। जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, जनता चुनती है, वो देश गणराज्य माना जाता है। जैसे इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। वहाँ महारानी होती हैं तो उनका चुनाव नहीं होता, वो वंश क्रम के अनुसार से बनती हैं। तो वहाँ पर गणराज्य उसको नहीं बोला जाएगा। भारत को गणराज्य कहा जाएगा, अमेरिका को गणराज्य कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। अब अमेरिका में डायरेक्ट चुनाव होता है, भारत में डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन चुनाव तो होता ही है। तो कहने का मतलब कि हमारे देश का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए हम भारत को गणराज्य कहते हैं। इसके अलावा देखिए, जब उद्देशिका की शुरुआत होती है तो इस लाइन से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम यानी कि जनता, यानी भारत की जनता भारत को बना रही है, भारत के संविधान को बना रही है। यानी कि यहाँ पर संप्रभु कौन हुआ? जैसे अभी हमने बात किया था ना कि संप्रभु है भारत, वह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में खुद के लिए क्या निर्णय करेगा ये दूसरी शक्तियां निर्धारित नहीं करेंगी। तो यहाँ पे वास्तविक संप्रभु कौन है? संविधान है या न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, या संसद है? तो यहाँ पे संप्रभु इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे संप्रभु जनता है, क्योंकि जनता ने ही संविधान बनाया है। तो बनाने वाला बड़ा होता है, तो यहाँ पे संविधान से भी बड़ा कौन है? जनता, यानी हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग यहाँ पे संप्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि संविधान को तो हम ही ने बनाया है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि हम यानी कि भारत की जनता संप्रभु है। अब देखिए, प्रस्तावना को लेकर के बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत सारी बातें करी है।
जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह अली, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इसी तरह से सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। कहने का मतलब न्यायालय ने प्रस्तावना को आत्मा कहा संविधान का, सुभाष कश्यप ने आत्मा कहा, के.एम. मुंशी, आप जानते होंगे के.एम. मुंशी ने इसे जन्मपत्री कहा, मतलब राजनीतिक जन्मपत्री कहा। लेकिन एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसके प्रति क्या कहा। यहां से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहते। बेशक जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, न्यायालय कहता है, सुभाष कश्यप कहते हैं, के.एम. मुंशी सब कहते हैं, लेकिन अंबेडकर उद्देशिका को संविधान की आत्मा नहीं कहते। अंबेडकर संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। जब हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे भाग 3 में 12 से 35 तक है, तो उसमें मौलिक अधिकार के तहत हमको एक मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत, और इस 32 में लिखा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में राज्य हस्तक्षेप करता है, निर्बंधन लगाता है, तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए कंप्लेन कर सकता है, यानी उसकी शिकायत। सामान्यतः होता क्या है, कोई भी जब आप मुकदमा डायल करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर आपके मौलिक जो अधिकार दिया गया है उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है, उसका हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि अगर ये संविधान का अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाए तो भले ही नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन उन अधिकारों का वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब राज्य हस्तक्षेप करेगा तो फिर वो रुक जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत वो न्यायालय चले जाते हैं, और जहां पे न्याय होता है, तो अगर अनुच्छेद 32 ही संवैधानिक उपचार इसको बोला जाता है, अगर ये उपचार ही ना हो तो हमारा अधिकार किस काम का। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। अब इसमें एक शब्द और आया है, आप उसको तो जानते होंगे, बहुत चर्चित है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा दी इसकी। जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का शासन। तो हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाता है, यानी हमारे संविधान में के उद्देशिका में ही लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान में किस उच्च कोटि के आदर्शों को स्थापित करना चाहते थे, ये हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और जब कभी भी आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि जो अनुच्छेद में लिखा गया है अगर वो स्पष्ट नहीं है, विवाद हो गया राज्य और व्यक्ति के बीच में, तो फिर उसकी व्याख्या कौन करेगा, कौन स्पष्ट करेगा कि संविधान में वाकई में लिखा क्या है। तो इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जब व्याख्या करती है किसी भी आर्टिकल का, तो वो प्रस्तावना पढ़ती है, और प्रस्तावना में वो ये निश्चित करती है कि आखिर हमारे संविधान निर्माता कहना क्या चाह रहे हैं, इस संविधान में व्यवस्था किया गए हैं, उनकी मंशा को ध्यान में रख करके उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसलिए प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सभी लोगों ने ये माना। बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसकी महत्ता को स्वीकारते हैं, लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 32 को ज़्यादा महत्व दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज बस इतना ही। अब कल से शुरुआत होगी भारत का संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1, वहाँ से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारे देश का नाम क्या है और इसमें कितने राज्य हैं और सभी राज्यों का जन्म कैसे हुआ इत्यादि। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।